नजम सेठी शो में खुश आमदेद। मैं हूँ सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। वालेकुम। नजम सेठी साहब, प्रोग्राम के आगाज़ में मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगी कि आपने कहा क्या था, हुआ क्या। खैरियत है ना? बिल्कुल खैरियत, 100%। इत्मीनान रखें। आइए नाज़रीन देखते हैं। दो तीन केसेस बड़े इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। एक तो फैसल वाडा साहब की डिस्क्वालिफिकेशन का केस आ रहा है और दूसरा फॉरेन फंडिंग केस आ रहा है। मैं आज आपको बता रहा हूँ, मेरी पेशन गोई ये है कि फैसल वाडा साहब की छुट्टी हो जाएगी और फॉरेन फंडिंग केस का भी फैसला इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आएगा। ये वक्त आ गया है, अभी बहुत से फैसले आने वाले हैं और बहुत से एक एक करके खान साहब के ख़िलाफ़ फैसले आने शुरू हो जाएंगे। वक्त आ गया है, शहर सुर्खियों में आज वही बात है जो आपने कही। इतने पुरएतमाद सेठी साहब। देखिए, कुछ चिड़िया की खबर भी होती है और कुछ एनालिसिस भी होता है। 7 साल इस केस को पीटीआई ने घसीटने की कोशिश की। एक इलेक्शन कमिश्नर आया, दूसरा आया, तीसरा आया, और मेरा ये हमेशा ये मौक़िफ़ था कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट साथ है, सतून है, एक सफ़े पे हैं, तो कोई फ़ैसला नहीं आएगा। अब ये फॉरेन फंडिंग केस जो है, इसके बाद फैसले आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब वो एक सफ़े पे नहीं रहे। तो वैसे ही हुआ जैसे मैंने कहा था, 7 साल, और फिर जब आया तो ठक करके आ गया। हाँ, लेकिन 7 साल इसको 2014 में स्टार्ट हुआ और 7 साल लग गए। इतने साल का अरसा क्यों लगा जब आपके पास स्टेट बैंक की सारी बैंक स्टेटमेंट्स भी मौजूद हैं, आपके पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है? 7 साल क्यों लटका? अभी तो मैंने आपसे कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने इशारा नहीं दिया था। इस्टेब्लिशमेंट का दिलरुबा होना ना होना, हम है अकाउंट्स में गड़बड़ कोई वैल्यू नहीं रखती। नहीं, वो सब चीज़ें आ रही थी ना जी, वो सब देखा जा रहा था कि है ऐसे। हमने भी देखा, हमने देखे का ये तो ओपन एंड शट केस है, मगर इलेक्शन कमीशन में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो एक आज़ाद फैसला देते। और फिर क्योंकि कानून का भी एक तकाजा होता है, अदालतों ने भी इजाज़त दी कि हाँ जी पोस्टपोन करें। फिर आपको पता है कितनी हेयरिंग्स हुई, कितनी दफ़ा इलेक्शन कमीशन के फैसले को पीटीआई ने चैलेंज किया और अदालतों में ले गए, फिर वहाँ आया, फिर अदालतों में ले गए। हर झटके में तो वो हर चीज़ को चैलेंज करते थे इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन क्या करता? वो तो अपनी तरफ से फैसले आगे बढ़ना चाह रहे थे, मगर ये हर दफ़ा रोकते थे। रोक के फिर ड्यू प्रोसेस वो अदालत के पास चले जाते थे, वहाँ से स्टे ऑर्डर मिल जाता था, फिर यहाँ वहाँ बहस होती थी, फिर वापस आते थे, फिर शुरू होता था। तो ये सिलसिला था, सबको पता था कि ये इसका अंजाम क्या होगा आज। लेकिन फवाद चौधरी साहब तो हमें आज ज़रा खुश दिखाई दिए, उन्होंने वजाहत भी दी। उनका कि अल्लाह का शुक्र है पीटीआई सुरखरू हो गई है और पीटीआई का जो इंटरनल सिस्टम है वहाँ एहतसाब का भी निज़ाम मौजूद है और हमारा जो जितना भी रिकॉर्ड है वो सबका सब क्लियर है। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि अकाउंट्स कैसे होते हैं, फिर सब अकाउंट्स कैसे होते हैं, फिर उन्होंने सारा एक्सप्लेन करके कौम के सामने रखा। लेकिन साथ ही साथ नून लीग और पीपल्स पार्टी पे भी उन्होंने इल्ज़ाम धरा। वो कह रहे हैं कि उनके 9 अकाउंट्स नून लीग के ऐसे हैं जो कि डिक्लेयर नहीं किए गए और छुपाए गए हैं, और 45 करोड़ से ज़ायद की ऐसी ट्रांजेक्शन हैं जो कि खुफिया हैं, उन पर हिसाब किताब। मामला पीपल्स पार्टी और अगर नून लीग की तरफ जाता है तो क्या रुख इख्तियार करेगा, जाएगा? ये 2 बातें। पहली बात है कि फवाद चौधरी साहब ने जो बात की है, आपका क्या ख्याल है? ये कोई अनोखी बात है? ये सारी बातें तो इलेक्शन कमीशन के आगे और स्क्रूटनी कमेटी के आगे हो चुकी है ना, और उन्होंने मुस्तरद कर दी है ना। उसके बाद ये फैसला आया ना, तो फवाद चौधरी साहब जो मर्जी कहते रहें, एक फ़ैसला सामने आ गया है और उस फैसले के तहत अब आगे कुछ कार्रवाई होनी है। ये तो पहली बात है। तो ये जो मर्जी कहते रहें वो उसका कोई असर नहीं है। पहली बात तो ये फैसला आ गया है, इलेक्शन कमीशन का, स्क्रूटनी कमेटी का आ गया, और बाय द वे पूरी चीज़ें अभी नहीं निकली और भी निकलेंगी जी। अभी और भी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता रिपोर्टों में आएंगी, आप देख लीजिएगा। दूसरी बात ये है कि वो कहते हैं कि जी नून लीग का और पीटीआई और पीपल्स पार्टी का भी ये चेकिंग होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, और उसके सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने इन दोनों सियासी जमातों को ऑलरेडी नोटिस दे दिए हुए हैं कि भेजें, लेके आएँ। वो भी लेके आएंगे। और फ़र्क क्या है? या तो 7 साल लगाएं उनके भी, या तो 7 साल उनके भी लगाएं ताकि इनकी हुकूमत जाए, उनकी एक हुकूमत आए और वो फिर उसकी छुट्टी कराई जाए, अगर वहाँ कोई घपला निकलता है। दूसरी बात यह है कि वहाँ घपला इतना आसानी से नहीं निकलेगा। ये फॉरेन फंडिंग केस है उनके यहाँ। मेरा ख्याल है, ये जो मेरी इतला है, कुछ ज़्यादा पैसे बाहर वायर से नहीं आए, सारे पैसे जो है वो लोकली इकट्ठे किए गए। अब अगर से इन्होंने पीपल्स पार्टी ने से 10 लाख रुपया इकट्ठा किया, उसके इनके पास सारे अकाउंट्स हैं कि 10 लाख रुपया आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, और ऐसे खर्च किया। हो सकता है आया हो 1 करोड़, 90 लाख दिखाया ही नहीं, वो कैश में आया हो और कैश में ही खर्च हो गया हो, बैंक में गया ही ना हो, तो फिर क्या, उसमें तो कुछ ही नहीं निकलेगा। यहाँ प्रॉब्लम क्या हुआ कि यहाँ कच्चे में कोई काम नहीं हो सकता था। जो लोकल पैसे आते हैं ना, जो लोग देते हैं वो भी कच्चे में देते हैं, और जो लोग खर्च करते हैं वो भी कच्चे में खर्च करते हैं। बैंक ट्रांजैक्शंस बहुत कम होती हैं। इनफैक्ट सारे पाकिस्तान का मसला ही है कि बैंकिंग नहीं होती।
बैंक हो तो ट्रेल, मनी ट्रेल मिल जाती। जी। फॉरेन फंडिंग जो केस है वहाँ से बाहर से आते हैं, ये रिमिटेंस आती है, उसका पूरे का पूरा रिकॉर्ड स्टेट बैंक के पास होता है, बिकॉज फॉरेन रिमिटेंस है, उसको छुपाया नहीं जा सकता, पहली बात। तो इसलिए इस रिकॉर्ड को तो छुपाया नहीं जा सकता था, जितने पैसे आए उसका हिसाब देना था। यहाँ ऐसे हुआ कि जितने पैसे आए उसका हिसाब पूरा नहीं दिया, कुछ गबन हो गया, उसमें से 30-40 करोड़ रुपया तो अभी पहले झटके में ये हुआ। पहले झटके में उन्होंने 53 बैंक अकाउंट्स नहीं दिखाए, कोई नहीं जिसमें से ये 30-35 करोड़ रुपया निकाल के खा पी गए और बताया नहीं। ये पार्टी के नाम पे आया और खा पी गए, कौन खा पी गया वो तो अलग बात है, मगर दिखाया नहीं जी। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है, और ये बड़ी अहम है, कि जिन लोगों ने वहाँ से बाहर से पैसे भेजे हैं वो कौन शख्स हैं। कानून के मुताबिक अगर कोई पाकिस्तानी डुअल नेशनल है तो वो पैसे भेज सकता है एक सियासी जमात को, कोई उस पर पाबंदी नहीं है जी। मगर कोई अगर पाकिस्तानी भी हो जो डुअल नेशनल नहीं है, जो अमेरिकन नेशनल है या यूके नेशनल है, वो पैसे भेजे तो पाबंदी है, उसको फॉरेन नेशनल के तौर पे नहीं भेज सकता। आप छोड़िए अगर वहाँ से कोई इंस्टीट्यूशन या कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशन आपको कोई पैसे भेजे, वो भी नहीं एक्सेप्टेबल, उसके तहत भी ये कानून आपके गले पड़ जाता है। तो यहाँ तो सूरत हाल ये है कि लंदन से, यूके से, यहाँ से पैसे आए, बहुत से पैसे इनके जिस फंड में गए, जो भी इन्होंने फंड बनाए हुए थे हर जगह पे, लोगों के वहाँ अकाउंट खोले हुए थे पीटीआई के नाम पे जी। वहाँ लोग पैसे डिपॉजिट करते थे, वहाँ से इधर आते थे। तो यहाँ दो प्रॉब्लम हो गए, वो जो उधर आए हैं उसका तो रिकॉर्ड आ गया, वहाँ तो घपला नज़र आ रहा है कि 30 करोड़ रुपया इधर उधर हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि जिन लोगों ने उस फंड के अंदर पैसे दिए थे वहाँ जी। उन्होंने सब डिक्लेयर किए हैं, वहाँ कोई कच्चा बच्चा कुछ नहीं है उधर नहीं होता। आयशा। उन्होंने बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के लिए या क्रेडिट कार्ड के जरिए या हो सकता है कैश डोनेशंस भी की हों, मगर उन्होंने वो सारी की सारी अपनी टैक्स रिटर्न्स के अंदर डिक्लेयर की होंगी। जी। वहाँ कच्चा बच्चा कुछ नहीं है, सारा कुछ पक्का ही है। तो एक रिकॉर्ड तो वहाँ है कि ये पैसे गए वहाँ और उसका रिकॉर्ड है वहाँ, अगर चाहे तो वो निकाला जा सकता है, मगर उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो हुआ यहाँ ये है कि दो किस्म की चीज़ें हुई हैं। जो अभी एक का मिली है आपको दूसरी की तरफ नहीं इन्फॉर्मेशन मिली। ऐसे लोग भी हैं वहाँ जिन्होंने पैसे दिए हैं, डिक्लेयर भी किया है वहाँ, जो कानून के मुताबिक नहीं दे सकते थे और ये रिसीव नहीं कर सकते थे, जो कि ना पाकिस्तान डुअल नेशनल्स नहीं है, या फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं, या फॉरेन फिलैंथ्रोपिस्ट्स हैं, या फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, या फॉरेन दोस्त हैं, या जो भी हैं। तो ये तो एक जगह पे नहीं बहुत सी जगह पे फंसते हैं। ये पीपीपी और नून लीग वाले जो हैं ये इतनी आसानी से फंसेंगे नहीं। ये इनको फंसाने के लिए आपको पकड़ना पड़ेगा कि जी एक्चुअली इनको 1 करोड़ रुपया आया है, इन्होंने 10 लाख दिखाया है, बाकी 90 लाख दिखाया ही नहीं। तो वो पूछा जाएगा वो आपको कैसे पता है कि करोड़ आया है? तो ये दिखाना पड़ेगा कि करोड़ इनको मिला है। वो करोड़ तो कच्चे में मिला, कच्चे में आया, कच्चे में गया, खा गए, हजम हो गए, फारग हो गए। तो इसलिए वहाँ एविडेंस जो है वो मिलनी मुश्किल होगी। यहाँ पूरी मनी ट्रेल है और वो मनी ट्रेल जो है आगे सामने आ गई है। तो मैं समझता हूँ कि उनको उनके ऊपर छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर पकड़ा जा सकता है जी, कि जी ये गलत हो गया, आपने ये अकाउंट में ऐसे था, ये हुआ, ये कहाँ से आया, ये कहाँ गया, ये छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर उनको तंग किया जा सकता है। मगर इस तरीके से नाअहल, क्योंकि इसका जो कानून है, क्या है वो कानून? हाँ, अब कानून की तरफ आ जाते हैं। कानून की तरफ आ जाते हैं। पीटीआई कैसे फंस सकती है? हाँ, इसमें एक पीटीआई ऐसे फंस सकती है कि इलेक्शन कमीशन अब अपनी पूरी रिपोर्ट जी इसके साथ गवर्नमेंट को भेजेगा और गवर्नमेंट को कहेगा कि आप मेहरबानी करके कार्रवाई करें, इसमें घपले हैं, ये है, ये है, ये है। आप अब ये रिपोर्ट जो है अपनी रिकमेंडेशन के साथ आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट को भेजें और वो फैसला करेगा कि नाअहल करना है कि नहीं करना। उसमें नाअहली सारी सियासी जमात की हो सकती है, सिर्फ सियासी लीडर की हो सकती है, और अगर नाअहली होती है तो ये सारे के सारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं पीटीआई के, वो भी गए, जिसके अंदर इमरान खान साहब भी गए। अच्छा, तो वो ये तो बड़ा क्लियर है कानून। मगर अब इसमें मसला क्या आता है आयशा? मसला ये है कि ये तो भेज देंगे, कानून का आइन कहता है कि 15 दिनों के अंदर अंदर फेडरल गवर्नमेंट ने आगे सुप्रीम कोर्ट भेजना है, और सुप्रीम कोर्ट मेरा ख्याल है 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, कितनी देर लगाएगा इसको देखने में? अब ओपन एंड शट केस है। अच्छा, मगर ये है कि गवर्नमेंट डिले कर सकती है। गवर्नमेंट कहती है हम भेज रहे हैं, हम अभी भेज रहे हैं। अच्छा, वो लिखा हुआ कानून के आइन के अंदर के 15 दिनों के अंदर भेजना है। इनके वकील कहें जब वो नहीं भेजेंगे जी तो चैलेंज हो जाएगा, आयशा उठ के खड़ी हो जाएगी,
आयशा कहेगी ये 15 दिन के अंदर भेजना था, इन्होंने नहीं भेजा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इनको बुलाए। इनके वकील जाके वहाँ कहेंगे सर बात ये हम देख रहे हैं, तो ये 15 दिन में अगर कोई चीज़ नहीं होती तो उससे ये नहीं मतलब कि वो हमने कोई गुनाह किया। आइन के अंदर ये भी लिखा है कि अगर कोई चीज़ ने होना है एक टाइम पीरियड के अंदर, अगर वो उस टाइम पीरियड में नहीं होती तो उससे फिर नाअहली नहीं होती। तो ये इसी किस्म के कानून का सहारा लेके इनके वकील सुप्रीम कोर्ट को डिलेस कर, वहाँ डिलेस किए वहाँ भी डिलेस करेंगे। मगर ये बात ये है कि इवेंचुअली ये डिले जितना मर्जी कर लें, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको देखा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको रोकना, इमरान खान साहब और सारी सियासी जमात की नाअहली। मगर ये छोटा कदम नहीं होगा, ये बहुत बड़ा कदम होगा। ठीक है, लेकिन इमरान खान साहब माजी में कहते रहते थे कि कोई हुक्मरान हो तो उसके अंडर शफाफ तहकीकात नहीं हो सकती, या कोई वजीर हो तो तहकीकात नहीं हो सकती, उसे इस्तीफ़ा देना चाहिए पहले ताकि तहकीकात शफाफ हो। नून लीग ने यह मुतालबा कर दिया है, मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने कहा इमरान खान साहब इस्तीफ़ा दें। अगर हुक्मरान जमात के खिलाफ ही इलेक्शन कमीशन कोई फैसला देता है, हुक्मरान जमात को ही वो कहता है कि आप आगे सुप्रीम कोर्ट को ये मामला रेफर करें, कैसे हुक्मरान जमात अपने खिलाफ रेफरेंस बना सकती है सेठी साहब? मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब में इतनी मॉरल करेज है कि वो इस्तीफ़ा दें। वो इसमें वही काम करेंगे जो करते आ रहे हैं। सियासतदान हैं, सियासतदान तो कभी अपने हथियार नहीं गिराते, और मॉरल स्टैंडिंग तो होती नहीं है सियासत में। मैं ये सिर्फ ब्लैंकेट बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ खान साहब की बात नहीं कर रहा। ये अगर कोई और भी सियासतदान के खिलाफ ही होता तो वो इस्तीफ़ा कभी लोग इस मुल्क में देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मुश्किल तो होगी। खान साहब नहीं कोई मॉरल स्टैंडिंग लेंगे, कोई इस्तीफ़ा वीफ़ा नहीं देंगे, लड़ेंगे, डिले करेंगे। अगर इस्तीफ़ा देना होता तो पहले दिन से उनको पता था कि 30 करोड़ का घपला तो इधर उधर हो गया है, उन्होंने उस वक़्त नहीं दिया। और अभी भी आप देख रहे हैं किस तरीके के साथ वो चला रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर मेजॉरिटी है नहीं, सतून के बगैर वो चल नहीं सकते और मतलब धमकियाँ देते फिरते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। मगर ये बहुत मुश्किल फ़ैसला होगा कि सिर्फ खान साहब को डिस्क्वालीफाई करना है या सारी पार्टी को डिस्क्वालीफाई करना है। सारी पार्टी को डिस्क्वालीफाई करना तो इज़ लाइक एन अर्थक्वेक, क्योंकि बाकी लोगों ने तो नहीं गलती की। गलती अगर किसी से हुई है तो उससे हुई है ना जिसने साइन ऑफ किया है। बाकी बेचारे MNAs ने और MPs ने तो साइन ऑफ नहीं ना किया। उनको क्या पता कि पार्टी में कितने पैसे आए, और ये तो इमरान खान साहब को पता था ना, किसको और को तो पता नहीं था। पैसे तो उन्होंने निकलवाए हैं ना, उनके लोगों ने निकलवाए हैं ना। तो अगर डिस्क्वालिफिकेशन होती है तो अदालत ये भी कह सकती है कि पार्टी को डिस्क्वालीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, उनका क्या कसूर था, ये इधर से मसला बना है तो इनको छुट्टी करा देते हैं। तो क्योंकि देखिए ना, एक नवाज शरीफ साहब को आपने डिस्क्वालीफाई कर दिया किस बेसिस के ऊपर? क्योंकि उन्होंने बेटे से जो तनख्वाह एक तनख्वाह जो मिलनी थी नहीं ली। उन्होंने कहा जी आपने ये भी डिक्लेयर करनी चाहिए थी कि आपको तनख्वाह मिलनी थी, आपने ली नहीं मगर मिलनी थी। यहाँ तो 30 अरब करोड़ रुपए का गबन हो गया है, आपने कुगी मारी हुई और कहा कि नहीं सब ठीक है। तो बड़ा ये तो ओपन एंड शट केस है। लेकिन इसमें ये कानून में क्यों रखा गया है ये शर्त कि आप किसी गैर मुल्की इदारे से फ़र्द से नहीं फ़ंड्स ले सकते? मुल्की सलामती से, कौमी सलामती से इसका क्या ताल्लुक है, कैसे असरअंदाज हो सकता है? देखिए होता ये था कि डर ये लगता है कि कोई सियासी जमात फ़ॉरेन फंडिंग लेके रियासत के लिए प्रॉब्लम बन सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इल्ज़ाम लगता है टेररिस्ट के ऊपर। ये FATF क्या है? जी, FATF यही है ना कि जो फंडिंग आती है लोगों की, जो कि ड्रग से आए या किसी मनी लॉन्ड्रिंग से आए। आपको याद होगा जब कराची में ऑपरेशन हुआ, जनरल बिलाल ने किया था जी, बिलाल अकबर ने किया था अभी 2 साल पहले। नवाज शरीफ साहब नए नए आए थे, पीपल्स पार्टी के खिलाफ हुआ था। उस वक़्त बयान क्या था? बयान कि करप्शन के प्रोसीड्स जो हैं, मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो टेररिज्म के लिए इस्तेमाल हो रही है। जी। पीपल्स पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगा था कि आपने जो चोरी की है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, वो फैसला टेररिज्म के अंदर गया है। जी। तो ये यहाँ भी वही सिचुएशन है ना कि अगर एक पार्टी को पैसे आते हैं, से एक TTP है, उसने अब TLP बन गई है ना जी, लेकिन TLP पे तो इल्ज़ाम भी लगा दिया था फवाद चौधरी, मगर फवाद चौधरी साहब ने कहा कि इनको फॉरेन फंडिंग आती है। हाँ जी, ठीक है, मगर इलेक्शन कमीशन ने, अभी वो केस नहीं गया, इलेक्शन कमीशन ने इनको पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत दे दी है ना, इलेक्शन लड़ते हैं ना जी। कल को इनके खिलाफ आप जा सकते हैं और कह सकते हैं कि इनको फॉरेन फंडिंग आई है फलानी हुकूमत की तरफ से। अगर प्रूव कर सकते हैं तो फिर इनको बैन करना पड़ेगा आपको। तो ये इसलिए किया गया था कि रियासत के ख़िलाफ़ कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए जिसमें बैरूनी मुल्कों के कोई असर अंदाज हो जाए यहाँ, और वो जो है हमारी रियासत को ख़तरे में डाल न दे। सेपरेटिज़म,
टेररिज्म, ये सारी चीज़ें। इसीलिए FATF को बड़ा तकड़ा किया जा रहा है कि ये चीज़ें इस तरीके से ना हो, ऐसे ना हो। ये जिहादी जो थे जी, अब जिहाद जो हो रही थी वो पैसे कहीं से तो आ रहे थे ना जिहाद के लिए, ट्रेनिंग के लिए। तो इसीलिए इंडिया ने ये इंसिस्ट किया कि ये पता लगना चाहिए कि पैसे कहाँ से आते हैं और कैसे जाते हैं और पार्टीज़ को बैन किया जाए। इसीलिए यूनाइटेड नेशंस ने फिर इन लश्कर जंगवी और लश्कर तैयबा और ये जैश ए मोहम्मद इनके ऊपर पाबंदियाँ लगाई, बैन किया, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस करार दिया। तो इसलिए ये कानून बनाया गया था और इसीलिए ये कह दिया था कि अगर कोई पाकिस्तानी पैसे देता है जी, तो उसकी मुहिबुल वतनी के ऊपर हम नहीं कोई शक कर सकते। तो इसलिए अगर आप लंदन में बैठे हुए हैं और आप डुअल नेशनल हैं जी, तो नए आप कॉपी पैसे आपके दे दें पास। इनको, जी। वो इनको डिस्क्वालीफाई नहीं करेगी। मगर अगर आप आयशा ब्रिटिश नेशनल हैं और डुअल नेशनल नहीं हैं, आप हैं आयशा पाकिस्तानी हैं मगर आप पाकिस्तानी नेशनैलिटी नहीं है, डुअल नेशनल नहीं है, सिर्फ ब्रिटिश नेशनल हैं, और आप इमरान खान को 1 रुपया दे दें और आपसे ले ले, डिस्क्वालिफिकेशन। कानून ये कहता है। कानून ये कहता और उसके बाद अब आपने इसलिए ये explain किया। मतलब है कि हाँ, जिन लोगों ने ये पैसे इकट्ठे किए वहाँ जी। PTI के लोग, जी। उनको चाहिए था देख लेना कि जो पैसे दे रहे हैं ये सारे डुअल नेशनल्स हैं कि नहीं है। इसमें कोई ऐसा तो नहीं है जो पाकिस्तानी है मगर अमेरिकन नेशनल है, पाकिस्तानी नेशनल नहीं है, उससे पैसे नहीं लेने। और ऐसे तो कोई लोग नहीं हैं जो कि बिल्कुल ही बाहर के मुल्कों के बाशिंदे हैं और वो पैसे दे रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब के तो बड़े इंटरनेशनल दोस्त भी थे ना। हाँ, वो फारा से भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन वगैरह डाउनलोड करके वो दी जा रही है, इलेक्शन कमीशन में जमा कराई जा रही है, जो फॉरेन एजेंट्स आपके हो सकते हैं जो जमा कर सकते हैं। लेकिन उसमें PTI का ये मौक़िफ़ है कि उसकी जिम्मेदारी PTI पर आयद नहीं होती अगर वो फंड्स को इस तरह से जमा करता है। ये PTI का मौक़िफ़ है। तो अब इसमें कितना टाइम PTI बाय कर सकती है और कैसे कर सकती है? इलेक्शन कमीशन कितने दिनों में वफाकी हुकूमत को? देखिए 15 दिन तो उनको दिए गए हैं, ये 15 दिन में कभी भी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। अच्छा, ये खींचेंगे, उसके बाद अदालत में जाएगा ये केस के ये क्यों नहीं भेज रहे। ये नून लीग वाले या कोई और उठ के केस करेगा अच्छा। कि जी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट कि जी इन्होंने भेजना था आपके पास, इन्होंने भेजा नहीं है, आप इनको कहें ना भेजे। तो सुप्रीम कोर्ट नोटिस इशू कर देगा कि जी 15 दिन में आपने भेजना था, आपने भेजा क्यों नहीं। जी, गवर्नमेंट आगे से जाएगी, डेट पड़ेगी, गवर्नमेंट जाएगी, ये वो आगे से कहेंगे नहीं ये कहेंगे अच्छा जी अगली हियरिंग होगी फिर। ठीक है। तो ये मेरा ख्याल है ये 2-3 महीने तो खींच सकते हैं, इससे ज़्यादा शायद ना खींच सके मगर 2-3 महीने ये खींच लेंगे। लेकिन डिसाइसिव जो है नो, मगर जो मेरा पॉइंट है वो फ़र्क है इलेक्शन कमीशन में। मेरा पॉइंट फ़र्क क्या? है, हवा बदल गई है। बात इसी पे खत्म हो जाती है। जिस तरीके से 7 साल की हवा ऐसे चली, हाँ, अब 7 दिन की और 7 महीने की हवा ऐसे चलेगी। तो ये आज नहीं कल नहीं परसों किसी न किसी ऊँट बैठेगा कहीं ना कहीं जाके। और हवा पे जो नाम होगा वो फॉरेन फंडिंग केस का होगा, वन ऑफ द थिंग्स, सेरा इसका होगा, वन One ऑफ of द the थिंग्स, things, वन ऑफ one द of the थिंग्स, मेनी थिंग्स आर हैपनिंग एंड इट्स वन ऑफ द थिंग्स। तो उससे पहले खान साहब कुछ फैसला कर ले तो और बात है, मगर वो करेंगे नहीं, वो लड़ेंगे आखिरी वक्त तक। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि अब इलेक्शन कमीशन का नेक्स्ट मूव है, उसके बाद अगर डिलेइंग टैक्सेस होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से होंगी नहीं होंगी और तो फिर ऑपोजिशन का रोल बनता है। हाँ, जाहिर है अभी वो भी चैलेंज opposition का होगा, रोल बनता फिर है। उसके ऊपर बहस होगी, फिर होगा फाइनली ठीक है। इनके खिलाफ फैसला आएगा। वो क्या आएगा मैं समझता हूँ कि उसमें बिल्कुल ऐन मुमकिन है कि खान साहब की छुट्टी हो जाए। मैं नहीं समझता कि पार्टी को फारग किया जाएगा, और ये भी हो सकता है कि उससे पहले कुछ और भी चीजें हो सकती। पार्टी पहले इससे पहले कभी फारिग हुई, किसी पे बैन लगा? नहीं, बैन एक लगा था, बैन लगे हुए हैं पार्टीज पे। अच्छा, सबसे बड़ी पार्टी जिसके ऊपर बैन लगा था 1974 या 75 में वो नेशनल अवामी पार्टी थी। वली खान साहब उसके सरबराह थे और उसमें सारे बलोच लीडर्स और पश्तून लीडर्स थे। अच्छा। वो एक सेकुलर पार्टी थी, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा था ट्रीजन का। जी। तो सुप्रीम कोर्ट में केस भेजा गया और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उनको बैन कर दिया था। गवर्नमेंट ने, भुट्टो साहब की गवर्नमेंट थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, उन्होंने उसको बैन कर दिया था। उसके बाद बैनिंग के बाद उनके जो सारे लीडर्स थे उनके ऊपर एक केस बना था, क्योंकि केस बनाना पड़ता ना, एक दफ़ा बैन कर दिया तो भाई क्यों बैन किया, क्योंकि गद्दारी है। गद्दारी कौन है, गद्दारी किसने की, इन लोगों ने की, तो फिर उनके ऊपर भी केस करना पड़ गया। पार्टी को फारग करके फिर केस बनाया वो फिर हैदराबाद में 2 साल चला, कुछ निकला विकला कुछ नहीं। भुट्टो साहब की जब मार्शल लॉ लगा तो ज़िया-उल हक साहब ने आके कहा इसको बंद करो, ये सब ड्रामा है, सब आज़ाद हो गए, ख़त्म हो गई। तो ये है माजी, अब देखना ही है, हाल हमारे सामने है, मुस्तकबिल क्या होगा उसकी आपने निशानदेही कर दी और आपने बता भी दिया। देखते ही हैं कि आने वाले दिनों में ये केस कैसे अनफोल्ड होता है, ये हुकूमत इसे कैसे ट्रीट करती है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक टू द शो। और अब कुछ बात कर लेते हैं हम टैक्स डायरेक्टरी 2019 जिसका इजरा कर दिया गया है और इसमें डिटेल्स दी हुई हैं कि पार्लियामेंटेरियंस ने कितना कितना टैक्स दिया। सबसे ज़्यादा जो बात नोटिस हो रही है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से जो टैक्स अदा किया गया है वो है 98 लाख। इससे पहले उन्होंने कोई 2 लाख से ऊपर टैक्स अदा किया था लास्ट टाइम, लेकिन अब 98 लाख। सब जगह डिस्कस हो रहा है कि ये इतना तजाद कैसे आया। उस पर फ़ारूक हबीब साहब ने कहा है कि कोई प्रॉपर्टी वगैरह शायद उसका कोई ताल्लुक़ हो इसके साथ। एनीवेज, जब ये इसका इजरा किया जा रहा था तो हमारे वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने ये कहा कि अब कोई मुकद्दस गाय नहीं है, सब ने टैक्स देना है, क्योंकि हमारा सारे अखराजात मईशत का ताल्लुक़ ही रेवेन्यू के साथ है। तो सेठी साहब, इसमें जो भी सामने डिटेल्स आई हैं, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने कोई टैक्स नहीं दिया, उस्मान बुज़दार साहब ने 2000 रुपये टैक्स दिया, बाकी पार्लियामेंटेरियंस की भी सामने डिटेल्स। एफबीआर का सिस्टम काम कैसे करता है विद रिस्पेक्ट टू पार्लियामेंटेरियंस एंड डाटा कलेक्शन, और मुकद्दस गाय कोई नहीं है, इससे क्या मुराद है? पहली बात तो ये मुकद्दस गाय की बात कर लेते हैं। आपका अगर ये ख्याल है कि शौकत तरीन साहब उस मुकद्दस गाय की बात कर रहे थे जिसकी बात हम सब करते हैं, जिसका नाम नहीं लिया जाता मगर है वो इतना मुकद्दस कि हम नाम नहीं लेते, तो ये आपकी गलत फहमी है। शौकत तरीन साहब कभी भी उस मुकद्दस गाय की बात नहीं करेंगे। वो बयान वापस तो नहीं लेंगे? नहीं, वो एक्सप्लेन मैंने कर दिया ना। हाँ, कि वो नहीं कह सकते। वो नहीं कह सकते। मेरा ख्याल है उनका मतलब ये था जी कि जो अमीर लोग हैं, रूलिंग जेंट्री है जो वो पैसे पूरे टैक्स नहीं देते। वो चोरी तो वही करते हैं ना जिनके पास ज़्यादा पैसा हो। गरीब लोगों बेचारों ने क्या चोरी करनी है, क्या टैक्स देना है? हमारा तो कानून ये कहता है कि अगर आप 1 लाख रुपए माहवार से कम आपको तनख्वाह मिल रही है या आमदन है तो उसके ऊपर सिर्फ 5-1 हज़ार रुपये आपने टैक्स देना है, इससे ज़्यादा टैक्स है ही नहीं। टैक्स बढ़ता जाता है जितनी आपकी आमदन बढ़ती जाती है। अगर आपकी 10 लाख रुपए आमदन है साल की तो उससे कोई टैक्स नहीं है। मतलब अगर 1 लाख रुपए महीना है तो 10 लाख ही हो गया ना, 12 लाख हो गया साल का। उसमें मेरा ख्याल है ज़्यादा 50-60 हज़ार रुपये टैक्स है। मगर अगर आपकी 10 करोड़ है जी, 10 करोड़ अगर साल की आमदन है आपकी तो उसके ऊपर 25% तो टैक्स लग जाएगा। 10 करोड़ के ऊपर 4 करोड़ रुपया आपको टैक्स देना पड़ेगा जी। अब खान साहब का जो सिलसिला है वो कह रहे हैं कि उन्होंने 1 करोड़ टैक्स दिया है, ऐसे ही है ना जी? इसका मतलब है 4 करोड़ की उनकी आमदन हुई है जी। वो भी बताई गई है, वो बताई। तो वो कहाँ से आई है वो तो अभी नहीं हमें पता चला। हमें तो ये कहा गया था कि इनकी तो आमदन है ही कोई नहीं, तो गरीब आदमी है, इनको तो गुजारा नहीं होता, तनख्वाह में मुश्किल से गुजारा होता है। तो वो एक तो ये है कि 1-1.5 लाख रुपए तनख्वाह होगी इनकी, 1-1.5 लाख रुपए महीना तनख्वाह है, उसमें से 25% या 20% या 15% ये जो भी स्लैब आता है वो चला जाता होगा। तो उसके साथ तो ये 1 करोड़ नहीं बनता। इसका मतलब है कुछ और चीज़ हुई है क्या? अब वो क्या हुई है, हो सकता है कोई इनके पास एक कोई प्रॉपर्टी हो जो कि इन्होंने डिक्लेयर की हो कि ये मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, मैंने इनहेरिट की है, या मेरे पास पुरानी आ रही है जिसकी मनी ट्रेड भी मैंने दी हुई है। वो हो सकता है उन्होंने प्रॉपर्टी बेची हो, उस प्रॉपर्टी बेचने के ऊपर उनको कोई 10% या 5% टैक्स लग गया हो, कैपिटल गेन्स टैक्स जिसे कहते हैं। तो इस किस्म की चीज़ भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि उनके पास पुराने को पैसे थे जो कि उन्होंने डिक्लेयर किए हुए थे, वो उन्होंने कोई शेयर सर्टिफिकेट्स वगैरह खरीदे हों जिसके ऊपर कोई डिविडेंड आया हो। 4 करोड़ का अगर डिविडेंड आएगा तो उसके ऊपर, या 5 करोड़ का डिविडेंड आएगा 10-15% उसके ऊपर टैक्स लग जाता है। तो ये भी हमें पता नहीं है कि उनकी आमदन कहाँ से आई। तो ये अब टैक्स डायरेक्टरी के अंदर तो ये डिटेल नहीं दी गई ना, उसके अंदर तो टैक्स रिटर्न्स में उसके अंदर पता चलेगा कि ये पैसे कहाँ से आए और उसके ऊपर कितना टैक्स बना है। तो ये तो आपको मैंने समझाना था कि टैक्स कहता है। अब कुछ लोग हैं जिनको 2000 रुपया दिया है जी, इस मुल्क में इनकम जो है उसके ऊपर तो टैक्स है, मगर वो इनकम जो कि प्रोफेशनल इनकम है उसके ऊपर टैक्स है। फॉर एग्जांपल आपको अगर 10 लाख रुपया मिल रहा है, 12 लाख रुपया मिल रहा है, आपको खुश होने के लिए आप क्यों खुश हो रही हैं? खुश होने के लिए तो खुश होने के लिए अगर आपको इतने मिल रहे हैं तो फिर आपका टैक्स भी बड़ा होता जी। तो मगर आपको थोड़े मिल रहे हैं तो इसका आपका टैक्स थोड़ा है जी। मगर ये जो 2000 रुपये वाली बात है ये इनकी कोई आमदन नहीं है, ये इनका शायद कोई छोटी मोटी। अब 2000 का मतलब क्या है? इसका तो मतलब है कि लाख रुपया भी नहीं है इनकी आमदन महीने की, तो वो इधर उधर से कुछ छोटे मोटी चीज़ों से कुछ इनकी आमदन आ रही होगी। मगर जो असली आमदन हो रही होगी जिसके ऊपर टैक्स नहीं दे रही है और कानून के मुताबिक नहीं दे रहे, वो इनकी जो ज़मीनें हैं उसमें जो ये काश्त करते हैं और जो बेचते हैं उसमें से जो पैसे आते हैं जो डिक्लेयर करते हैं वो उसमें से छोटा सा % टैक्स लगता है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ले जाती है। वो टैक्स इन रिटर्न्स के अंदर नहीं दिखाया जाता। अच्छा, वो प्रोविंशियल टैक्स है, वो फेडरल टैक्स नहीं है।
एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर फेडरल टैक्स नहीं है, प्रोविंशियल टैक्स है। अच्छा, ज़रूरी आमदनी के ऊपर इनकी सूबाई अगर सतह पर टैक्स लगता है। हाँ, अब वो पंजाब गवर्नमेंट बता सकती है आपको कि उन्होंने एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स कितना दिया है। फेडरल गवर्नमेंट के पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं जाती। फेडरल गवर्नमेंट के पास ये जाती है कि इतनी इनकम मेरी ज़मीन से आई थी, मगर वो टैक्स फ्री है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं। और मैंने अगर कुछ देना था तो मैंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जी, वो थोड़ा सा है। अच्छा। इसलिए मेरा ख्याल है इससे आपकी एक्चुअल पोजीशन क्या है कि आप कितने रईस हैं वो नहीं नजर आती, बिकॉज कानून आपने ऐसे बनाए हुए हैं अपने ज़मींदारों के लिए बड़े बड़े ज़मींदारों के लिए जो पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं, जिन्होंने ज़मीनें हैं 100 एकड़, 200 एकड़, 500 एकड़, 1000 एकड़, 2000 एकड़। एक अपनी बेटी के नाम पे 100 एकड़ लगी हुई है, एक अपने बेटे के नाम पे 300 एकड़ लगी हुई है, 200 एकड़ लगी, ताकि वो जो लैंड रिफॉर्म आई थी उसको इवेड करने के लिए इसको नाम दिया गया था पेपर पार्टीशंस। अच्छा। कि आपने कागज़ के ऊपर अपनी ज़मीन को बांट दिया, जैसे लोग अपने नौकरों के नाम पे लगा देते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, और वो अपने नाम पे चेकबुक अपने पास रखते हैं, अपने मुलाजमों के नाम पे पैसे इधर उधर लॉन्ड्री कर देते हैं। आजकल इल्ज़ाम लग रहा है ना कुछ लोगों के ऊपर, आपको पता ही है कि ऐसी चीज़ें, इल्ज़ाम ये है। तो ये चीज़ें चलती हैं। तो ये जब तक एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा फेडरल गवर्नमेंट का, उस वक्त तक ये आपको 2000 ही नज़र आएगा, 3000 नज़र आएगा। मगर जो लोग सैलरीड लोग हैं जी, अब जो MNAs MPAs हैं उनको सैलरीज भी मिलती है ना, मिनिस्टरों से सैलरी मिलती है ना, अलाउंसेस मिलते हैं, वो सम ऑफ दीज आर टैक्स फ्री अलाउंसेस। अगर कोई अलाउंस के ऊपर टैक्स है तो वो पहले से ही गवर्नमेंट काट के ट्रेजरी में दे देती है। तो इसलिए ये एक्यूरेट रिफ्लेक्शन है, मगर ये पता नहीं चलता इससे कि आप कितने रईस हैं या कितने नहीं हैं। इसमें भी बहुत सी चीज़ें हैं जो इस रिटर्न्स के अंदर नज़र नहीं आती। अच्छा, लेकिन वो कह रहे हैं कि टैक्स कल्चर हमें बदलना पड़ेगा और जो टैक्स कलेक्शन है इसमें पार्लियामेंटेरियंस को रोल अदा करना चाहिए, उनको आगाज़ करना चाहिए टैक्स पे करके। तो मैं तो सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि आज आप एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स लगा दें, जो दूसरी इनकम के ऊपर टैक्स है वो आप एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर लगा दें आप, फिर देखिए क्या होता है। देखिए, कुछ शोबे जो हैं वो इससे बाहर भी रहते हैं टैक्स की अदायगी से। कुछ ऐसे हमारे मुल्क में हैं जहाँ टैक्स का गुजर नहीं होता है इतना। हाँ, आपको बताऊं जी, पाकिस्तान की अफवाज के सारे अफसर सैलरीड है, सबको तनख्वाहें मिलती हैं, ठीक। उस तनख्वाह के ऊपर जो टैक्स बनता है वो उसी वक्त कट जाता है सोर्स पे, अच्छा, और वो डिपॉजिट हो जाता है। अगर एक साहब है उनकी लाख रुपए तनख्वाह है तो उसमें से जो टैक्स कटना है वो कट के ट्रेजरी में चला जाता है, वो वहाँ छुपावट कुछ नहीं है। तो यहाँ कैसे छुप सकता है पार्लियामेंटेरियंस? यहाँ होता क्या है जी, यहाँ ये है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि फ़ौज को जो बजट होता है उसमें से वो उसको सब्सिडाइज करते हैं। सब्सिडी जो है वो एक किस्म की टैक्स रिलीफ है, मगर वो कानूनी तौर पे है। मैं एग्जांपल देता हूँ, ये फेयर प्राइस शॉप्स हैं, वहाँ आपको टमाटो केचप जो है वो 10 रुपए की मिलेगी बोतल, मार्केट में 12 रुपए की है। 2 रुपये सब्सिडी जो है वो फ़ौज के जो इदारे हैं वो उनको दे देते हैं, क्योंकि वेलफेयर के इदारे DHS कितने बने हुए हैं जी, वो जो पैसा DHS कमाते हैं वो जाता कहाँ है? वो जाता है आपको सब्सिडी देने में, आपके वेलफेयर के लिए ये बने हुए हैं। तो हर फौजी रिटायर्ड हो या ना रिटायर्ड हो, उनको हर चीज़ सस्ती मिलती है, उनको घर भी जो है वो भी सस्ते मिलते हैं, उनको ज़मीनें भी सस्ती मिलती है। वेलफेयर के जो इदारे हैं फौज के वो उनको कवर करते हैं। तो मैं समझता हूँ वहाँ मुकद्दस गाय जो है वहाँ टैक्स का इशू नहीं है, टैक्स का इशू है बिग बिजनेस, बिग लैंडलॉर्ड्स, ये टैक्स का इशू है, बड़ी मछलियाँ। हाँ, और ये सिविलियन है सारी, राइट। तो वो जो सिस्टम उधर है उसी तरह का वेलफेयर सिस्टम फिर यहाँ बना दें। हाँ, शौकत अली साहब ऐसे कर दें। हाँ, अगर आप ये इस वेलफेयर सिस्टम यहाँ बना देते हैं जी, तो फिर ये टैक्स चोरी जो है ना ये कम हो जाएगी। मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, बड़ी सिंपल सी बात है जी, ब्लैक मनी आती कहाँ से है? काला धन। अगर ब्लैक मनी आपने रोकनी है तो आप सबसे पहले एक काम करें ना, लोग बोरियों में लेके फिरते हैं ना ब्लैक मनी, बैंक में नहीं डाल सकते, जाहिर है बैंक में डालेंगे पकड़े जाएंगे। अब अभी शौकत तरीन साहब कह रहे हैं ना कि मैंने 1 इतने मिलियन लोग जो टैक्स नहीं देते, मैंने उनके बैंकों को देखा है, तो वहाँ तो मुझे नजर आ गया कुछ तो अब उनको नोटिस जाएंगे, ठीक है ना? तो नोटिस जाएंगे तो काम बनेगा ना। तो आज तक नोटिस क्यों नहीं गए? मैं बताता हूँ क्यों नहीं गए। आयशा को नोटिस नहीं आया, नजम सिटी ने जाके आयशा के जो टैक्स कलेक्टर है उसको कह दिया कि यार अल्लाह तो नोटिस ना भेजी मैंने। अच्छा, आज तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑडिट नहीं हुई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कोई स्क्रूटनी नहीं हुई। आपका ख्याल है कि इनकम टैक्स का अफसर जिसकी तनख्वाह 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए है,
वो लॉ ग्रामर स्कूल में अपने बच्चे कैसे भेज सकते हैं? आज तक इनकम टैक्स ने अपने आप को नोटिस नहीं दिए कि आपकी इनकम कहाँ से आ रही है। तो इसी तरीके के साथ सियासतदान जो हैं, बड़े बड़े ज़मींदार जो हैं, उन्होंने अपनी इनकम छुपाई हुई अपनी ज़मीनों के अंदर। आज अगर यहाँ इस मुल्क में लैंड रिफॉर्म हो जाए जी, और सबको ये कह दिया जाए कि वही ज़मीन रख सकता है जो कि खुद काश्त करेगा उसको, ये नहीं कि ठेके पे देगा। अगर ठेके पे देंगे तो आपकी ज़मीन गई आपसे, जी, जो काश्त करता है उसकी ज़मीन होगी। तो फिर आप देखिएगा इस मुल्क की तरक्की किस तरीके से होगी। मगर उसका तो ये मतलब है कि आप पार्लियामेंट को ये कह रहे हैं जी, कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारो और अपने आप को डिसइनफ्रेंचाइज कर दो, नहीं तो फिर आम लोग आने शुरू हो जाएंगे ना पार्लियामेंट के अंदर। अब तो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स आ रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं, पैसे कहाँ से आ रहे हैं? एक लैंडलॉर्ड है, इलेक्शन कमीशन आयशा कहती है कि जी 10 लाख से ज़्यादा आप अपनी इलेक्शन के ऊपर नहीं खर्च नहीं कर कर सकते, बिल्कुल ऐसा ही पता है, लगा फंड्स का 3 करोड़ रुपया लग गया। जी, पहली बात तो ये है कि उन्होंने 10 लाख के खर्चे दिखा दिए, बाकी 2 करोड़ 90 लाख के खर्चे नहीं दिखाए। वो क्यों? क्योंकि वो जो 3 करोड़ आया था उसमें से 10 लाख तो दिखा सकते थे कि इनकम है हमारी, बाकी तो दिखाई कोई नहीं कि इनकम कहाँ से है। वो कहाँ से आई? मैं बताता हूँ कहाँ से आई। जो MNA या MPA 2 करोड़ रुपया अपनी इलेक्शन पे लगाता है, वो जब MNA बन जाता है तो वो 10 करोड़ कम से कम कमाता है। आपका ख्याल है ये पब्लिक सर्विस के लिए ही आए हैं? नॉट एट ऑल, वो कैसे इन्वेस्टमेंट होती है वो इलेक्शन में तो अपने आपका लिए। ख्याल है वो जी, क्यों? कुर्सी के लिए, वो 2 किस्म की इख्तियार इन्वेस्टमेंट के होती है। लिए। एक ये जी, कि जो हमारा सिस्टम है उसको बरकरार रखना है, ऑयल चलाना है, फाइलों के भरने हैं। पहिए लगाने हैं। जी, दूसरा ये कि ये सारे डेवलपमेंट फंड्स हैं आयशा, हर MNA MPA को डेवलपमेंट फंड्स मिलते हैं। उसका मतलब क्या है कि जी सड़क बनानी है, मेरी कंस्टिट्यूंसी में सड़क बननी है, 10 करोड़ रुपया सैंक्शन हो गया, ठीक। पता लगा कि 10 सड़क बनी है 7 करोड़ में, 2 करोड़ ले गया 2 करोड़ ले गया लैंड वो आपका MNA, 1 करोड़ ले गया ब्यूरोक्रेट्स ने जिन्होंने सैंक्शन किया है। तो 30 करोड़ तो पहले ही निकल गया, 3 करोड़ तो पहले 10 करोड़ में से निकल गया ना। तो 10 करोड़ आवाम के लिए निकला, उसमें से 60 या 70 लगा, बाकी खा गए। तो ये जो डेवलपमेंट फंड्स के ऊपर जो चर्चा होता है ना कि मुझे डेवलपमेंट फंड्स नहीं मिले, जी हमने कंस्टिट्यूंसी डेवलप करनी है, नहीं सड़कें नहीं बनाएंगे, नालियाँ नहीं बनाएंगे, स्कूल नहीं बनाएंगे, यूनिवर्सिटी नहीं बनाएंगे तो मारे जाएंगे, हमें अगली दफ़ा वोट नहीं मिलेगा। तो वो फंड्स चाहिए होते हैं। वो फंड्स जो हैं फिर जो लोकल कंट्रैक्टर होते हैं उनके साथ मिले हुए होते हैं, आवाम के दर्द के लिए तो मांगते ये हैं और खाते दबाव खुले अपने हैं। लिए कर जाते हैं। आज आप 5,000 रुपए का नोट को ख़त्म कर दें इस मुल्क में, जी, और अगर 1 साल के अंदर अंदर डॉक्यूमेंटेशन शुरू ना हो जाए तो मेरा नाम नजम सेठी नहीं है। और याद रखे, ये पूछना चाहिए कि हर हुकूमत आती है, खा वो जरदारी साहब की हो, नवाज शरीफ साहब की हो, या अब इमरान खान साहब की हो, ये 5,000 रुपए का नोट को ख़त्म क्यों नहीं करते? ये क्वेश्चन है। क्यों नहीं करते? अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा नोट $100 बिल है। राइट, अब वहाँ की जो एवरेज इनकम है वो कि 60-70 हज़ार डॉलर है साल की, उसमें उन्होंने $100 बिल रखा हुआ। और मैं आपको बताऊँ, जब आप $100 बिल किसी जगह पे खोल के आप पेमेंट करने लगते हैं ना, तो 10 दफ़ा देखते हैं, ऐसे ऐसे करके लाइनें लगाते हैं, ये जाली तो नहीं है। सारी क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस हैं, उसको इनकरेज किया जाता है, बिकॉज वो एक मनी ट्रेल बनती है। यहाँ कितने लोग क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं? उस सिर्फ वही लोग क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं जिनकी जो आमदन है वो दिखाई गई है। जी, जिनकी आमदन नहीं है वो हमेशा कैश पे काम कर रहे हैं। वो कभी जो आमदन है मगर दिखाई नहीं गई है, टैक्स नहीं दिया, दे विल ऑलवेज वर्क ऑन डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की अब इसीलिए मैं आपको बार-बार बात बताऊं, की हमने जाती एक है ना। ज़मीन बेचनी थी, जी, तो हमने कहा जी हमने ज़मीन बेचनी है। वो आगे खरीदने वाले, बोरियां भरी हुई, वो मैं कि जी पैसे नहीं, वो मैं बोरियां आ रही हैं, वो मैं जाओ दफा हो जाओ, चेक लेके आओ, बैक ड्राफ्ट लेके आओ। अच्छा, ਉਹ ਸਰ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ, तो ਉਹ तो ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ क्यों नहीं हो? ये तो इमरान खान साहब का अच्छा काम हुआ तो ना फिर। पता लगा ये कि जी सारे के जड़ी हुकूमत आई है यही था, वो जी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई है, वो जी वो सारे बैंक पूछते ने। अब बात ये है, ये पैसा जो था ना पहले पूछते नहीं थे तो बैंकों में भी रख लेते थे सेविंग अकाउंट में। अब आहिस्ता आहिस्ता ये बंद होने शुरू हो गए हैं। FATF की वजह से भी सख्तियां हुई हैं। और मैं कहता हूँ जिस दिन 5,000 रुपए का नोट खत्म हो गया, जी, फिर आप देखिएगा कितना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये एक गुलिया, ये फिर बैंक के जरिए काम करने ये भी पड़ेंगे। है, हाँ। और फिर जब बैंकों में ये जाएंगे ना बोरियां भर भर के, तो बैंक मैनेजर सिर फड़ के बैठ जाएगा कि यार है पता नहीं कितों आया है, ये तो नहीं लेंदे उसे। तो ठीक दैट है। इज व्हाट दे नीड टू डू। लेकिन और सब आज इमरान खान साहब 5,000 नोट रुपए बैन करें ना, जी, मजा आ गया।
ठीक है, लेकिन टैक्स कल्चर के लिए शौकत तरीन साहब जो कर रहे हैं अभी तक वो तो हौसला अफजा है, उस पर हमने शौकत डिटेल तरीन में साहब बात को चाहिए ना करे ये 5,000 करें और सबको नोटिस वो जो तो कह फिर रहे हैं पता क्या भेजने होगा, चाहिए। तो फिर ये पैसे बैंकों में नहीं जाएंगे, फिर क्या होगा, क्या होगा? फिर बैंकिंग सिस्टम भी थोड़ा हिल जाएगा। हाँ, ये सब मिले हुए यहाँ से चादर सर ढके तो पैर, सारे पैर मिले ढके हुए तो हैं, सर, सारे मिले हुए हैं। सारे मिले हुए हैं। यह है जेंट्री, कंक्लूजन। रूलिंग क्लास, वेरी राइट। अपने मफादात की प्रोटेक्शन के लिए कानून बनाए जाते हैं और फिर उनको प्रोटेक्ट और किया जाता बेचारे है। गरीबों और के चिराग पास तले अंधेरा एफबीआर का सिस्टम भी गरीबों हमने के पास समझ 100 लिया। रुपए का नोट मुश्किल से नजर आता है जी। आजकल। तो आप 5,000 की बात कर रहे हैं, रेजगारी पे आ गए आजकल, तो ये हाल है। बहरहाल वापस आते हैं हम प्रोग्राम में ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। मुल्क की सियासत बड़ी दिलचस्प है, कभी अदलिया, कभी फौज, कभी हुकूमत, अंडर डिस्कशन हर वीक। और फिर ऑडियो वीडियो लीक्स। एक और ऑडियो मरीम नवाज साहिबा की लीक हुई है जिसमें वो परवेज़ रशीद साहब के साथ गुफ्तगू कर रही हैं, उनको अनकन निकन कह के मुखातिब कर रही हैं, और बात हो रही है जियो न्यूज़ की निजी चैनल की। वहाँ एक प्रोग्राम है रिपोर्ट कार्ड, उस पर तबसरा हो रहा है कि वहाँ जितने भी एनालिस्ट उन्होंने बिठाए हैं वो बाइस्ड हैं, वो नून लीग के मौक़िफ़ के बजाय इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं या उनके तरफदारी करते हैं। सो उसको लेके मीडिया में बहुत शोर मचाया जा रहा है ख़ास ग्रुप की जानिब से। आपके ख्याल में ये ऑडियो लीक की टाइमिंग अहम है? मरीम नवाज साहिबा के इससे पहले भी एक ऑडियो लीक हो चुकी है अबाउट टेलीविजन चैनल्स। आयशा, टाइमिंग जब इस किस्म की सियासत हो रही होती है तो जब तब्दीली आने का वक्त होता है तो कुछ लोगों के ख़िलाफ़ और कुछ लोगों के हक़ में चीज़ें निकलनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा, तो अब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आनी शुरू हो गई है ना, तो अब जो काउंटर आर्ग्यूमेंट होगी तो वो यही होगी ना कि वो मरीम के ख़िलाफ़ निकालेंगे, वो कि थ्रेट तो उधर से आ रही है। तो अब शहबाज शरीफ साहब की भी थ्रेट है उधर से भी, तो ये चीज़ें चलती हैं। नई डेवलपमेंट ये है कि खान साहब के ख़िलाफ़ आनी शुरू हो गई है। अब वही लोग जो कि एक ज़माने में उनके हक़ में बोलते थे, अब उनमें से बहुत बाहर निकल के उनके ख़िलाफ़ बोलना शुरू हो गए। एक तो ये बात है। दूसरी बात तो टाइमिंग जो है वो तो मुझे बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, और भी निकलेंगी इस किस्म की चीज़ें, मरीम के ख़िलाफ़ भी निकलेंगी और खान साहब के ख़िलाफ़ भी निकलेंगी। अब दोनों पार्टीज़ जो है ना, दोनों साइड्स फायरिंग पे आ जाएंगी। ठीक है, आगे आइए कि ये जो बात हुई है इस पर भी तो तबसरे हो रहे हैं ना कि जी ये मेरा ख्याल चौधरी साहब ने, फवाज ने कुछ कहा, फवाद चौधरी साहब ने कहा कि अब मीडिया की जो तंजीमें हैं वो क्या इस पर कहेंगी, आज़ादी इजहार राय और आज़ादी सहाफ़त के बारे में। अच्छा, इसमें मैं सिर्फ दो बातें कहना चाहूँगा कि किसी सहाफ़ी के बारे में उसकी जो राय है या ओपिनियन है उसके बारे में बहुत से मुख्तलिफ लोगों के ओपिनियन होते हैं। कोई लोग समझते हैं कि मैं तो नून का आदमी हूँ, कोई लोग पहले मुझे कहते थे कि ये पीपल्स पार्टी का आदमी है जी, तो ठीक है ना। और एक ज़माना था कि जब ये दोनों हुक्मरानी कर रहे थे तो कहते थे ये तो पीटीआई को सपोर्ट करता है। मैंने एक दफ़ा इमरान खान साहब की ऐसी इंटरव्यू की कि मुझे उसके ऊपर इतनी शाबाश मिली कि मैं घबरा गया। मैं क्या मारे गए तो मैंने पीटीआई पर बढ़ गया हूँ क्योंकि मैंने खुली छुट्टी दे दी ना, बोली जाओ जी, ऐश करो। और उसके बाद मुझे खान साहब ने ट्वीट शीट मैसेज भी भेजा कि थैंक यू वेरी मच, ये है वो है। तो उस वक्त तो सारे ये ट्रोल्स जो थे मेरे हक़ में थे। तो ये चलता रहता है, ओके, कि फ़लाना जो है वो नून का बंदा है, फ़लाना पीटीआई का बंदा है। और ये जो सियासतदान हैं इनकी जो बेसिकली जो अप्रोच होती है ना, वो अगर आप उनके साथ नहीं है तो उनके ख़िलाफ़ है। तो ये नहीं कि मरीम की ये बात है, ये सबका ऐसा ही है कि जी वो देखो ना जी वो साढ़े खिलाफ़ गल कर रहे हैं। बात ये वो कर भी रहे होते हैं जी, ये नहीं कि वो कर नहीं रहे होते जी, वो कर भी रहे होते हैं। तो उसमें हकीकत होती है, मगर कोई बंदा ये सियासतदान ये बात पसंद नहीं करता कि मेरे ख़िलाफ़ बात हो रही हो। तो ये जो परवेज़ रशीद साहब जो बात कर रहे हैं ये कोई एक हकीकत बयान कर रहे थे। उनके सोच के अंदर ये हकीकत थी कि फ़लाना जो है वो बड़ा इधर है और फ़लाना ऐसे है और फ़लाना ऐसे है। ये उनकी अपनी असेसमेंट थी और ये बाकी और लोगों के बारे में भी असेसमेंट है। मगर बात बड़ी इंटरेस्टिंग है जी कि ये नून लीग के ज़माने की बात है ना, ये मेरे ख्याल 2016-17 की बात होगी या 18 की बात होगी। एक ज़माना था कि इससे पहले रिपोर्ट कार्ड के बारे में अगर कोई तबसरा होता तो यही कहते कि ये तो बड़ी प्रो नवाज शरीफ है और यह उसके बाद ये एंटी इमरान बन गई। अब आप देखें कि यही रिपोर्ट कार्ड के अंदर वो लोग जो कि बड़े प्रो इमरान खान थे वो आजकल एंटी हुए हैं जी। और जियो के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा था वो तो ये लगा था ना कि ये प्रो नून लीग है। हाँ। ये चैनल नून लीग को सपोर्ट करता है। तो यहाँ इल्ज़ाम ये लग रहा है नून लीग वाले कह रहे हैं कि ये तो साढ़े खिलाफ है। हाँ। तो आप समझ रहे हैं, ऐसे एनालिस्ट उसमें शामिल किए गए हैं जो एंटी नून लीग। तो अब बात ये हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि हर बंदे की अपना ओपिनियन होता है।
मेरा भी एक ओपिनियन है, मेरा एक ओपिनियन एक ज़माने में मियां नवाज शरीफ से ख़िलाफ़ था। आज उतना ख़िलाफ़ नहीं है जितना उस वक्त था, क्योंकि मैंने बहुत सी चीज़ें उसके बाद रिव्यू की हैं, सोचा है कि यार ये क्या था, ये क्या था, उस वक्त क्या सूरत हाल थी, क्या नहीं था। इसी तरीके से और लोग भी तब्दील करते हैं अपनी सोच, हालात बदलते हैं, सोच भी तब्दील होती है। यहाँ मसला ये है कि हर वक्त बंदे जो है ना वो दूसरे मोटिव से, ओ यार इसको कोई पैसा लगा है, इसको ये हुआ है, इसको ये हुआ है। कभी कभी लगता भी है और कभी कभी नहीं भी लगता। वो उस बंदा अपनी ज़मीर के मुताबिक अपनी सोच बदल भी लेता है जी। तो मतलब है ऐसी कोई बात नहीं है और ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बात तो वो है आयशा कि इस हुकूमत के दौर में लोगों को चैनल से बाहर निकलवाया गया। नून लीग के ज़माने में ऐसे कभी नहीं हुआ था। ये परवेज़ रशीद साहब और मरियम आपस में बात कर रहे थे कि वो फलाना हमारे ख़िलाफ़ है, मगर किसी ने फ़ोन करके शकील रहमान को ये नहीं कहा था कि इनको निकालें, इनको निकालें। वो कहती है मैं बात करूंगी, प्रोटेस्ट करूंगी जी, कहूंगी देखिए। तो अगर किया भी होगा तो आगे से मीर साहब ने कहा होगा देखिए मैं तो कंट्रोल नहीं करता हूँ इन लोगों को, ये तो इंडिपेंडेंट हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मेरे खिलाफ बड़े कंप्लेंट आते थे और मीर साहब का आगे से जवाब यही होता था कि आप उनसे खुद बात करें, मुझे क्यों कहते हैं, मैंने तो उनको खुली छुट्टी दी हुई है, जो मर्जी कहना चाहें कह दें। और हकीकत भी ऐसी थी जी। तो बात यह है कि इस हुकूमत के दौर में मेन सीनियर एंकर्स को निकाला गया चैनल्स में से, और वो कोई ऐसे नहीं निकाला गया, वो कहा गया कि इनको निकालो और उनको निकाला गया। जो कि अब सारे सीनियर सहाफ़ी जो हैं या इम्पोर्टेंट सहाफ़ी जो हैं, कम ही लोग रह गए हैं जो मेन स्ट्रीम चैनल्स में हैं, सारे जो हैं वो बाहर बैठे हुए हैं और अपने यूट्यूब और जो रह गए हैं हम जैसे उनको धकेल दिया गया, कभी इधर कभी उधर। कभी इस चैनल के ऊपर कितना प्रेशर आया है, नजम सेठी को निकालो, मेरे ऊपर केसेस किए गए, इस चैनल को 10-10 लाख का फाइन हुआ है मेरी वजह से। तो ये प्रेशर तो इनकी तरफ से आता है। ये पुराने ज़माने में ऐसे नहीं था, नवाज शरीफ की आखिरी हुकूमत में ऐसे नहीं था, किसी को नहीं निकाला गया क्योंकि इस्लामाबाद से ये फ़ोन आया था कि आपके इश्तिहार कट रहे हैं, आप इसको निकालें, या आपको हम धमकी दे रहे हैं कि इसको निकालें। इश्तिहार काटने के बाद तो मरियम नवाज साहिबा ने भी की हुई अपने कॉल में। हाँ, मगर वो एक्चुअली बात की थी कि फिर हम देखते हैं इनके इश्तिहार, कभी किया नहीं था। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं, ये धमकियां ही थी, किया नहीं था। ठीक है, सवाल शामिल कर लें आपकी इजाज़त से। हाँ करें। आवाम क्या पूछना चाहते हैं? सेठी साहब, मेरा नाम चौधरी अजीज़ है। कश्मीर में आर्टिकल 370 के नफाज के बाद से पाकिस्तान और इंडिया के हालात कशीदा हैं। पाकिस्तान ने तो कई बार कोशिश की है कि हालात को मामूल पर लाया जाए, लेकिन इंडिया की हटदर्मी की वजह से डेडलॉक है। अब तो वहाँ पे हिंदू तवा का जो नज़रिया है वो मकबूल हो रहा है, और उसने मोदी की जो है वो उसमें भी मकबूलियत में भी इजाफा किया है। तो आप क्या समझते हैं कि भारत का जो वो सेकुलर वाला चेहरा था, वो सेकुलरिज्म का जो वो दावा था वो ख़त्म हो गया है? और दूसरा ये है कि इंडिया में हिंदू इंतहा पसंदी जो है वो इंतहा पर है, उसके बावजूद दुनिया खामोश है। अगर यही मामला पाकिस्तान में हो तो दुनिया जो है वो आसमान सर पे उठा लेती है, ऐसा क्यों है? इससे पहले भी ये डिस्कस आप कर चुके हैं। क्या मैंने किया, फिर देख मुख्तसर सी बात करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया की जो सेकुलर रियासत है वो ख़तरे में है। नरेंद्र मोदी ने बहुत सी तब्दीलियाँ की हैं, मगर उनकी आइन अभी तक सेकुलर है। उसमें तब्दीली नहीं की उन्होंने, उसको हिंदू आइन नहीं बनाया, उसको मज़हब के अंदर नहीं, उसको जंजीरें नहीं लगाई मज़हब की। मगर हकीकत के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं वहाँ वो यही है कि एक हिंदू साहब बनना चाहते हैं, वो एक हिंदू रियासत बनाना चाह रहे हैं, हिंदुत्व। तो अभी मगर रियासत उनकी जो आइन है वो अभी भी सेकुलर है। अच्छा, अब नरेंद्र मोदी को कितने साल हो गए हैं, अब एक टर्म इसको और मिल गई है, और अगर इसको एक टर्म इसके बाद भी मिल गई तो ये जो रिवर्सल हुआ है ये बड़ा परमानेंट किस्म की इसकी नौयत बन जाएगी। फिर इसको वापस चेंज करना मुश्किल हो जाएगा। मैं हवाला सिर्फ एक दूंगा, हमारी रियासत भी नाम में तो इस्लामी रियासत थी शुरू से ही, मगर जिस तरीके से ज़ियाउल हक साहब के बाद इसको डंडे के ज़ोर के ऊपर इस्लामी रियासत बनाने की कोशिश की गई, तालीम का सिस्टम चेंज किया गया, बहुत कुछ चेंज किया गया, वो अब रिवर्स होना बहुत मुश्किल हो गया। इसीलिए आपका ये जो प्रॉब्लम्स आपके आ रहे हैं आजकल, जिसकी वजह से इंतहा पसंदी जो है ये बड़े मुश्किल मसला है। रियासत ने कोई अटेम्प्ट नहीं की थी, पाकिस्तान की रियासत ने, कि वो जो ज़ियाउल हक साहब जो ज़्यादती कर गए थे उसको वापस तब्दील करने भी। नवाज शरीफ साहब जब आए उन्होंने इसको और स्ट्रॉन्ग किया, मोहतरमा जब आई उन्होंने इसको कमज़ोर नहीं किया, मुशर्रफ जब आए उन्होंने कमज़ोर करने की कोशिश की, फिर रिएक्शन आया, फिर उसको छोड़ दिया। और अब ये वन सिंगल नेशनल करिकुलम जो इमरान खान साहब रियासत मदीना और ये सब बातें कर रहे हैं, इसके साथ और हालात ख़राब हो रहे हैं। तो एक तो ये
हिंदुस्तान के अंदर इसी किस्म की चीज़ अगर और 7 साल 5 साल चल गई तो उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगा इसको रिवर्स करना। तो इसका एक जवाब तो ये। दूसरा ये कि जी दुनिया जो है हमें बड़ी तनकीद करती है और ये जो हिंदुस्तान में हो रहा है उतनी तनकीद नहीं करती। उसका बड़ा सिंपल आंसर है कि इस्लाम जो है, हिंदू मज़हब जो है वो सिर्फ हिंदुस्तान में ही है, और हिंदू जो है जो एक्सपोर्ट हुए हैं वो वहीं है, किसी और जगह पे नहीं है। मुसलमान तो 1.3 बिलियन मुसलमान हैं जो इस्लाम को फॉलो करते हैं, और 50 से ज़्यादा रियासतें हैं, मुल्क हैं जहाँ इस्लाम है जी। इसलिए ये ग्लोबल रिलीजन है। वो एक इंडियन छोटी Continent हाँ वो उसकी वो part of एक्सपोर्ट continent। नहीं है। जी। दूसरी चीज़ ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, हिंदुओं की कोई तारीख नहीं है कि उन्होंने कोई उनकी जंगें नहीं हैं जिसके वजह से उन्होंने यहूदियों के ऊपर जंग की हो तारीख़ में, या क्रिश्चियंस के ऊपर की हो, या कन्वर्ट की। उल्टा हुआ। इसलिए दुनिया, हिंदू थ्रेट कोई नहीं है दुनिया को, इस्लामी थ्रेट है। और हमने जिहाद भी किया है, ग्लोबल जिहाद भी किया है। अभी भी हर जगह पे मसले कोई ना कोई खड़े हो जाते हैं। किसी हिंदू ने ये किया है? नहीं। हिंदू एक्सट्रीमिज्म जो है वो इंडिया के अंदर मुसलमानों के खिलाफ है और अब क्रिश्चियंस के खिलाफ हो रही है, माइनॉरिटीज के खिलाफ। मगर इंडिया के बाहर नहीं है। जी। हमारा जो इस्लाम का जो झंडा है वो हमने हर जगह पे बुलंद किया हुआ है, और वहाँ फिर इंतहा पसंदी भी है, जिसकी वजह से हमारी बदनामी ज़्यादा है, और इंडिया और हिंदूज़ की इतनी बदनामी नहीं है। यानी मसले को इस तरह से समझा जा सकता है कि इसे नाम क्यों दिया गया और फिर इसकी वजूहात क्या हैं। बहरहाल पर्सपेक्टिव हमें समझ आ गया। आप अगर कोई और सवाल पूछना चाहें तो इस नंबर पर वीडियो मैसेज के ज़रिए अपना पैगाम पहुंचाइए, और अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।